हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। हमारी जो पॉलिटिकल सीरीज चल रही है उसमें ये है लेक्चर 4। ओके, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में भारत की राज्य व्यवस्था। और आज का जो टॉपिक है वो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जिसने पहले 3 पार्ट नहीं देखे हैं, 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1, वो जाके वो देख सकता है, संविधान का निर्माण। और पीडीएफ के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, टारगेट सिविल सर्विस एग्जाम पर। यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सबसे पहली मीटिंग 9 दिसंबर को हुई। ओके, फाइनली उसकी मीटिंग 11 दिसंबर से हुई और वहाँ पर वो मीटिंग चालू हो गई। तो अब जैसे कि आपको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर बनना है, ठीक है, और तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने उस समय क्या किया, नंबर ऑफ कमिटीज यहाँ पर सेटअप कर दी थी। ठीक है, हर किसी को डिफरेंट टास्क दिया गया था। ओके, हर कमेटी के पास डिफरेंट टास्क था और यहाँ पे नंबर ऑफ कमिटीज यहाँ पर सेटअप कर दी गई थी, जिसमें से आप देखें 8 जो हैं उसमें से मेजर कमिटीज थी और बाकी जो हैं वो आपकी माइनर कमिटीज के रूप में काम कर रही थी। तो इसमें से कुछ कमिटीज के नाम देख लेते हैं हम कि कौन कौन सी। ये कमिटीज आप देखें पीसीएस एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मेजर कमिटीज में जैसे कि यूनियन पावर कमेटी हो गई आपकी, ये जवाहरलाल नेहरू जी के अंडर में थी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ये भी नेहरू जी के अंडर में थी। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी सरदार पटेल जी के अंडर में थी। ड्राफ्टिंग कमेटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी, बी आर अम्बेडकर जी के अंडर में थी। इसके बाद जैसे कि एडवाइजरी कमिटीज ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, ये सरदार पटेल जी के अंडर में थे। इसके अंदर में अब ये इन सब के लिए एक सब कमिटीज बना दी गई थी, उसको हेड कर रहे थे आपके पटेल साहब। ठीक है, वहाँ पर सब कमिटीज बना दी गई थी, आप देख सकते हैं। इस चीज़ को रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, बुक में दिया होगा ये। उसी प्रकार से कुछ माइनर कमिटीज हैं, पर ये सारी कमिटीज पढ़ लीजिएगा। अब मैं इसको रिपीट करूँ, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं होगा। चलिए स्टार्ट। यहाँ पर देखते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी में क्या हुआ, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, संविधान सभा की सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी, जो कि 29 अगस्त 1947 में सेटअप हुई। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को ये सेटअप हो गई थी। इट वाज दिस कमिटी दैट वाज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग अ ड्राफ्ट ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। इनको काम क्या दिया गया था, इनको काम दिया गया था आपका कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट है वो तैयार करने के लिए इन्हें काम किया गया था। इस कमेटी में 7 मेंबर थे, सातों मेंबर आपको याद होने चाहिए। बी आर अम्बेडकर जी एज चेयरमैन, गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, एन माधवराव। एन माधवराव ने रिप्लेस किया था, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, एन माधवराव ने किसको रिप्लेस किया था, सो बी एल मित्तर को यहाँ पर रिप्लेस किया था, जिनकी तबीयत खराब होने की वजह से उन्होंने रिजाइन कर दिया था। टीटी कृष्णमाचारी, डीपी खेतान को रिप्लेस करते हुए 1948 में उनकी मृत्यु हो गई थी। टीटी कृष्णमाचारी यहाँ के 7 मेंबर्स में से एक बन गए थे। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपना काम चालू किया। ड्राफ्टिंग कमेटी 1947 में आई, तो उन्होंने पहला ड्राफ्ट अपना तैयार किया 1948 में। ठीक है, 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप होती है, पहला ड्राफ्ट जो होता है 1948 में वो तैयार कर लेती है। और यहाँ पर द पीपल ऑफ इंडिया वेर गिवन 8 months टू डिस्कस द ड्राफ्ट एंड प्रपोज अमेंडमेंट्स। और उस ड्राफ्ट को पब्लिकली रख दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में रख दिया गया कि आप यहाँ पर डिस्कस करें और जो भी अमेंडमेंट हैं वो आप अपनी अपनी यहाँ पर अमेंडमेंट ला सकते हैं। ओके, इन द लाइट ऑफ द पब्लिक कमेंट, क्रिटिसिज्म एंड सजेशन, ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपना सेकंड ड्राफ्ट यहाँ पर पेश किया अक्टूबर 1948 में। ओके, अक्टूबर 1948 में यहाँ पर सेकंड ड्राफ्ट यहाँ पर पेश किया। टोटल आप देखें तो ड्राफ्टिंग कमेटी को यहाँ पर 6 महीने से भी कम लगे थे, पर्टिकुलरली 141 डेज लगे थे, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये आपने देखा ड्राफ्टिंग कमेटी यहाँ पर सेटअप होती है। ड्राफ्टिंग कमेटी कब सेटअप होती है, 29 अगस्त 1947 को सेटअप होती है। ड्राफ्टिंग कमेटी में मेंबर्स कौन कौन से थे, बी आर अम्बेडकर, एन गोपाल स्वामी अय्यर, अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, बी एल मिट्टर को रिप्लेस करते हुए आपके एन माधव राव,
और टीटी कृष्णमाचारी ने रिप्लेस किया था किसको, डीपी खेतान जी को यहाँ पर रिप्लेस किया था। पहला जो ड्राफ्ट आया वो 1948 में आया, दूसरा ड्राफ्ट आपका अक्टूबर 1948 में आया, पहला फरवरी में आया। करेक्ट। जो फाइनल ड्राफ्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया, फाइनल ड्राफ्ट, अब हम इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। फाइनल ड्राफ्ट जो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया वो देखें आप 4 नवंबर 1948 को इंट्रोड्यूस किया गया, 4 नवंबर 1948 को, मतलब ये 29 अगस्त 1947 में सेटअप हुई एंड फाइनली ड्राफ्ट इन्होंने यहाँ पर पेश कर दिया अपना 1948 में। ठीक है, जहाँ पर आपकी फर्स्ट रीडिंग हुई और यहाँ पर जो डिस्कशन चला, फाइनली जो यहाँ पर ड्राफ्ट भेजा गया उस पर डिस्कशन चला 5 दिन, मतलब 4 तारीख को 4 नवंबर 1948 को भेजा गया, 9 नवंबर तक यहाँ पर डिस्कशन चला। उसके बाद हर एक क्लॉज पर यहाँ पर डिस्कशन किया गया जिसमें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था। तो आप देखें 15 नवंबर 1948 से स्टार्ट होता है और 17 अक्टूबर 1949 तक ये डिस्कशन चलता है, जहाँ पर आपको 7653 प्रपोजल्स अमेंडमेंट यहाँ पे प्रपोजल्स के रूप में सामने आए, जिसमें से एक्चुअली जो डिस्कस किए गए वो 2473 यहाँ पर डिस्कस किए गए। इतना फैक्ट आपको ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर पूरी कहानी टाइप में बता रहा हूँ जिसमें आपको दिमाग में चीज़ें रहें। तीसरी मीटिंग जब होती है, तीसरी मीटिंग होती है आपकी 14 नवंबर 1949 में तीसरी मीटिंग होती है। ठीक है, 4 नवंबर 1948 को इन्होंने अपना फाइनली ड्राफ्ट पेश कर दिया, 29 अगस्त 1947 में इंट्रोड्यूस की गई। ओके, फिर आप देखें यहाँ पर पहला ड्राफ्ट कब आया 1948 में, दूसरा ड्राफ्ट अक्टूबर 1948 में आया। ठीक है, फाइनल ड्राफ्ट कब आया तो फरवरी 1948, अक्टूबर 1948, फाइनल ड्राफ्ट आया आपका नवंबर 1948। नवंबर 1948 में आपका पहला ड्राफ्ट फाइनल ड्राफ्ट आया, यहाँ पर डिस्कशन चालू हुआ, पहली रीडिंग हुई 4 नवंबर 1948 को जो कि आपकी 5 दिन चली और 9 नवंबर 1948 तक मीटिंग चली आपकी। दूसरा डिटेल्ड सेकंड जो रीडिंग हुई आपकी, सेकंड जो रीडिंग हुई यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और ये स्टार्ट होती है आपकी 15 नवंबर 1948 से और ये मीटिंग चली आपकी 17 अक्टूबर 1949 तक, करीबन करीबन 1 साल तक ये मीटिंग आपकी चलती है, जहां पर हर एक क्लॉज को डिस्कस किया गया और यहाँ पर मीटिंग हेल्ड की गई। ठीक है, फाइनली जो थर्ड रीडिंग होती है आपकी वो आपकी फिर 1 महीने बाद होती है 14 नवंबर 1949 को। करेक्ट। यहाँ पर बी आर अम्बेडकर जी ने मूव्ड अ मोशन द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। यहाँ पर बी आर अम्बेडकर जी ने एक मोशन पास किया, ओके, मोशन मूव किया और यहाँ पर बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पर पास कर दिया गया असेंबली के द्वारा। इसी वजह से आप देखेंगे अपने प्रियम्बल में कि आप देखते होंगे कि वहाँ पर जो डेट लिखी है कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने की वो 26 नवंबर 1949 लिखी है। आई होप इतनी चीज क्लियर हो गई होगी कि 26 नवंबर 1949 क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद यहाँ पर सारे मेंबर्स ने इसको साइन करते हुए यहाँ पर ये पास हो जाता है आपका। टोटल स्ट्रेंथ 299 थी, 299 से 284 मेंबर एक्चुअली प्रेजेंट थे और 284 मेंबर्स ने यहाँ पर उस दिन साइन किया। और यही डेट आप देखते हैं कि प्रियम्बल में भी आपकी लिखी है दैट वी अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949। तो याद रखिएगा द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। और उस समय आप देखें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या था, आपका प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल थे। क्लियर हो गया होगा इतना। तो यहाँ पर ड्राफ्टिंग कमेटी कब सेटअप हुई, 29 अगस्त 1947 को सेटअप हुई। ओके, 29 अगस्त 1947 को सेटअप हुई और यहाँ पर उन्होंने पहला ड्राफ्ट कब भेजा, पहला ड्राफ्ट उन्होंने फरवरी में भेजा 1948 में, दूसरा अक्टूबर में भेजा 1948 में, तीसरा ड्राफ्ट उन्होंने कब भेजा, तीसरा ड्राफ्ट आप देखें नवंबर 1948 में तीसरा ड्राफ्ट भेजा। फिर उसके बाद उसको इनेक्टमेंट की प्रक्रिया चालू हो जाती है। तो इनेक्टमेंट की प्रक्रिया में पहली रीडिंग होती है 9 नवंबर से 14 नवंबर तक चलती है। ठीक है, 15 नवंबर से दूसरी स्टार्ट होती है और 15 नवंबर 1948 से ये चलती है आपकी 17 अक्टूबर 1949 तक आपका चलता है। तीसरी जो होती है वो 14 नवंबर 1949 को तीसरी फाइनल रीडिंग होती है। मेन जो इंपॉर्टेंट थी वो सेकंड रीडिंग थी आपकी। ओके, और यहाँ पर फिर बाद में 26 नवंबर को यहाँ पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया जाता है।
इसके बाद यहाँ पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बारे में लिखा हुआ है कि उस समय के लॉ मिनिस्टर थे जिन्होंने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था। बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट पर्सनालिटी थी आपके। ओके, इनको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और उस समय जो भी आर्ग्यूमेंट्स किए गए थे, इन्होंने बाकायदा उन आर्ग्यूमेंट्स का जवाब दिया था और बहुत ही अच्छे तरीके से उन आर्ग्यूमेंट्स का जवाब दिया गया था। इनको कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ शेड्यूल कास्ट ही तो माना ही जाता है। इसके बाद ही इज आल्सो नोन एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और इनको मॉडर्न मनु भी कहा जाता है। ओके, इसके बाद यहाँ पर आता है आपका एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब एनफोर्समेंट की अगर हम बात करते हैं तो एनफोर्समेंट आपका 26 जनवरी 1950 में हुआ। ठीक है, अब 26 जनवरी को क्यों हुआ, आपका 26 जनवरी ही आपकी क्यों थी, इसको देख लेते हैं। 26 जनवरी आपको पता होगा साइमन कमीशन, थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे पर अच्छे से देख लेते हैं। साइमन कमीशन आपका आया, उसमें 7 मेंबर्स थे। 7 मेंबर्स में से कोई भी इंडियन नहीं था। तो इंडियंस ने क्या किया, इसका विरोध किया। तो यहाँ पर इन्होंने एक चैलेंज दिया इंडियंस को कि अगर आप इतने कैपेबल हो तो एक अपना बेसिकली अच्छे तरीके से एक कॉन्स्टिट्यूशन टाइप का आप हमें भेजें। ठीक है, तो वहाँ पर बेसिकली क्या था, वहाँ पर इन्होंने डिमांड रखी थी आपकी कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। ओके, पूर्ण स्वराज चाहिए। जब आपकी नेहरू रिकमेंडेशन, मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा रिकमेंडेशन भेजी गई, तो यहाँ पर आप देखें पूर्ण स्वराज की जो डिमांड थी ना, तो जो सीनियर लीडर्स थे जैसे कि आपके गांधी जी हो गए, मोतीलाल नेहरू जी हो गए, इनका मानना था कि पूर्ण स्वराज तो हमें नहीं मिलने वाली है। अगर हमें डोमिनियन स्टेटस भी मिल जाता है सेल्फ रूल का तो हमें वो ले लेना चाहिए। लेकिन पूर्ण स्वराज की जो डिमांड कर रहे थे वो, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जी हो गए, आपके सुभाष चंद्र बोस हो गए, आपके इनका मानना था कि हमें पूर्ण स्वराज मिलनी चाहिए। बट यहाँ पर गांधी जी ने इन्हें समझाया कि भाई पूर्ण स्वराज देखो नहीं मिलने वाली है, जो मिल रहा है उसको तो ले लो पहले। तो नेहरू जी ने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, लेकिन अगर जो आपने 2 साल में कहा है कि डोमिनियन स्टेटस के लिए डिमांड की गई थी, 2 साल में हमें डोमिनियन स्टेटस मिल जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर 2 साल नहीं, इसको पहले तो 1 साल करो आप। अगर 1 साल में हमें डोमिनेंट स्टेटस नहीं मिलता है तो फिर हमारी डिमांड कभी भी डोमिनेंट स्टेटस की नहीं होगी, वो पूर्ण स्वराज की हमारी डिमांड होगी। और दिसंबर में जब 1 साल पूरा होता है और जब यहाँ पर पूर्ण स्वराज इन्हें नहीं मिलती है, ठीक है, जब यहाँ पर दिसंबर 1929 में साइमन कमीशन आया, 1927 में, दिसंबर 1929 में जब इन्हें यहाँ पर पूर्ण स्वराज नहीं मिली, डिमांड डोमिनेंट स्टेटस की डिमांड पूरी नहीं हुई, तो 26 जनवरी 1930 में, 26 जनवरी 1930 को मोतीलाल नेहरू जी ने क्या किया था, अपना झंडा फहराया था। पहली बार इंडिपेंडेंट इंडिया का झंडा फहराया था और उन्होंने कहा था अब जो हमारी डिमांड होगी वो डिमांड हमारी पूर्ण स्वराज की होगी। ठीक है भाई, ठीक है। अब 26 जनवरी बेसिकली आपकी क्या हो गई, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, पर अब बात क्या आती है, क्यों अडॉप्ट किया गया। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं ईयर वाइज 1950 ही क्यों। यहाँ पे तो इंडिपेंडेंस का नारा लगाया गया था, पर यहाँ पर ये क्या हो गया, रिपब्लिक डे, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन पास किया गया। तो हुआ क्या बेसिकली, आप देखें कि 15 अगस्त 1947 में, मतलब कि 3 फरवरी 1947 में आपके प्राइम मिनिस्टर एटली, जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने डिक्लेयर किया कि इन्हें इंडिपेंडेंस देनी है हमें 3 जून 1948 के पहले पहले। पर फिर माउंटबेटन आते हैं और माउंटबेटन इसको पहले कर देते हैं। ठीक है, अब माउंटबेटन जब इसको पहले कर देते हैं तो अब यहाँ पर क्या है, अब हम 1948 जनवरी 1948 तक तो नहीं बैठ सकते थे ना कि हम ब्रिटिश के अंडर में रहेंगे कि ये सब। और पर कुछ ना कुछ तो हमें 26 जनवरी को करना ही था, क्योंकि 26 जनवरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट थी। ठीक है, तो इस वजह से आप देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन जो एडप्ट कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन यहाँ पर जो फोर्स में आया पूरा कॉन्स्टिट्यूशन वो आया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, लेकिन जब वहां पे अडप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, जब कॉन्स्टिट्यूशन अडप्ट किया गया आपका, तो वहां पर जो कुछ इंपॉर्टेंट क्लॉज थे, जैसे कि आपके सिटीजनशिप हो गया, आर्टिकल 5, 6, 7, 8, ठीक है, सिटीजनशिप, आपके जो बाकी टाइटल्स थे, ठीक है, ये सारी चीजें, और इसमें सिटीजनशिप का हो गया, इलेक्शंस का प्रोविजन हो गया, प्रोविजनल पार्लियामेंट,
टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन, शॉर्ट टाइटल, ये सारी चीजें आपकी 26 नवंबर को आ गई। लेकिन पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका अडॉप्ट किया गया वो 26 नवंबर 1950 को किया गया। इस वजह से आप इस डेट को याद करते हैं रिपब्लिक डे की तरह। आई होप मैं ये क्लियर हो गया होगा कि आपको पूरा मैंने जितना डिटेल हो सकता है तो बताया आपको। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। विद द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 विथ ऑल इनेक्टमेंट्स अमेंडिंग और सप्लीमेंटिंग द लेटर वेयर रिपील्ड। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पर बेसिकली यहाँ पे क्या कहा गया था ना, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के साथ ये कहा गया था कि अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होगी इंडिया की, ठीक है, इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होगी, जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है तो वो देख ले वहाँ पर और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। अगर जो इंडिया की यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होगी, ठीक है, वो क्या कर सकती है, उसके पास पावर होंगे कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से कोई भी लॉ या फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट से कोई भी लॉ को रिपील कर सकती है, ठीक है। पर उस समय प्रोविजन क्या रखा गया, ये रखा गया कि पूरा का पूरा जो ये एक्ट है इसको रिपील ना करते हुए यहाँ पर क्या अमेंडमेंट कर लो। जैसे कि आपका कोई इसमें लॉ बना हुआ है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कोई लॉ बनाती है, अगर उसमें कॉन्ट्रा होती है, ठीक है, दोनों आपस में टकराते हैं, तो आप जो 1935 का एक्ट है, 1947 का जो एक्ट है उसको आप रिपील कर सकते हो या फिर अमेंड कर सकते हो। ओके, तो हम देखते हैं कि 1935 एक्ट से हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बहुत सारी चीजें उठाई थी। पार्लियामेंट्री सिस्टम लगभग पूरा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से ही उठाया गया था, करेक्ट। इसके बाद आप देखें इसमें एक द एवोल्यूशन ऑफ प्राइवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन एक्ट वाज हाउएवर कंटिन्यूड। लेकिन जो यहाँ पर पहले ही जो प्राइवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन एक्ट है आपका, ठीक है, इसको बेसिकली 1949 में जो इसको एबलिश किया गया था उसको कंटिन्यू रखा। अब ये क्या है, अब यहाँ पर क्या होता है, प्राइवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन एक्ट बेसिकली होता क्या है। प्राइवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन एक्ट होता है आपका, जैसे कि आपकी जो लोअर कोर्ट्स हैं या प्रोविंशियल जो कोर्ट्स हैं उनसे जो अपील होती है ना वो हाईएस्ट कोर्ट में जाती है। और जो हमारा इस समय हाईएस्ट कोर्ट था वो कौन सा था, प्राइवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन था, ठीक है, ये था। और ये कहाँ पर था, ये आपका लंदन में था। तो इस एक्ट को यहाँ पर एबोलाइज कर दिया गया था, पहली कर दिया गया और हमने इसको कंटिन्यू रखा, इसको खत्म। अब जब भाई हम इंडिपेंडेंट हो रहे हैं तो लंदन से हमें क्या लेना देना। ओके, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब इसमें एक नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका एक्सपर्ट कमिटी ऑफ द कांग्रेस। अब एक्सपर्ट कमिटी ऑफ द कांग्रेस में क्या है देख लेते हैं थोड़ा। विथ इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इलेक्शंस कब हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जुलाई अगस्त 1946 में। अब ये सारी चीजें मैं पहली वीडियो में बता चुका हूं आपको, ठीक है, 1946 में। तो उस समय क्या हुआ था, जब इलेक्शन चल रहे थे ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, जब इलेक्शन चल रहे थे तो कांग्रेस पार्टी ने सोचा कि कहीं इस चीज में डिले ना हो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बनना है। मतलब देखो, जब आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन गई, अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन गई तो ऐसा तो है नहीं है कि एकदम से ही बेसिकली क्या होगा कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन वो बनाने बैठ जाएंगे। जैसे कि आप यूपीएससी की तैयारी करने आए तो इसके लिए आप पहले पूरी स्ट्रेटेजी बनाते होगे ना, ऐसा तो है नहीं है कि आप एकदम से उठे रात में सपना आया मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी हो, कल पढ़ने बैठ गए, पूरी स्ट्रेटेजी बनाते होगे। तो इसी तरीके से जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी आपकी तो एक पूरी स्ट्रेटेजी बननी होगी ना, पूरी स्ट्रेटेजी यहाँ पर बननी होगी, डेफिनेटली पूरी स्ट्रेटेजी बननी होगी। अब जब ये स्ट्रेटेजी बनेगी, ठीक है, अब ये स्ट्रेटेजी बनेगी मतलब अभी इलेक्शन हो रहे हैं 1946 में, फिर उसके बाद स्ट्रेटेजी बनेगी, फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, वही बड़ा टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने क्या सोचा, इस टाइम को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले से एक एक्सपर्ट कमेटी बना देते हैं, पहले से हम एक एक्सपर्ट कमेटी बना देते हैं। और जो ये एक्सपर्ट कमेटी होगी ना वो पूरी स्ट्रेटेजी बना के रखेगी, पूरी स्ट्रेटेजी उसके पास होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे प्रिपेयर करना है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली
कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे प्रिपेयर करेगी, उसके पास पूरी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। उसमें कितनी कमिटीज होनी चाहिए, कितनी कमिटीज होनी चाहिए, सारी चीजें उसके पास पूरी स्ट्रेटेजी यहाँ पर क्लियर होगी। करेक्ट। तो आप देखें इसमें जो कमिटी की जो बेसिकली यहाँ पर द कमिटीज कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स। अब इसमें कौन कौन से, जवाहरलाल नेहरू जी इसके चेयरमैन थे, आसिफ अली, के एम मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, के टी साहा, गड़गिल, हुमायूं कबीर, संत नाम। तो बेसिकली आप देखें ये ज्यादा पेपर में नहीं पूछी गई ये कमेटी, पर ये कमिटीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कमिटीज थी। ओके। Later on the chairman's proposal, it was resolved that Krishna Kriplani be co-opted as a member and convener of the committee. Okay. इनको बाद में इसका मेंबर बना लिया गया था कमिटीज का। और कमिटीज में आप देखें 2 मीटिंग हुई थी। पहली जो मीटिंग हुई वो आपकी 20 से 22 जुलाई 1946 चली। दूसरी जो मीटिंग हुई आपकी, और जो पहली मीटिंग न्यू दिल्ली में हुई, दूसरी जो मीटिंग हुई आपकी वो 15 से 17 अगस्त 1946 में बॉम्बे में हुई। और यहाँ पर उन्होंने नंबर ऑफ नोट्स यहाँ पर प्रिपेयर किए और जिसमें उन्होंने बताया कि कितनी कमिटीज होनी चाहिए। द कमिटीज यहाँ पर उन्होंने बताया कि प्रोसीजर क्या होना चाहिए, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसका प्रोसीजर कैसे होना चाहिए, किस मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को किस टाइप का प्रोसीजर यहाँ पर अडॉप्ट करना होगा। सेकेंड, द क्वेश्चन ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द वेरियस कमिटीज एंड द ड्राफ्ट ऑफ रिजोल्यूशन। और यहाँ पर कितनी कमिटीज होनी चाहिए और काय की वो कमिटीज होनी चाहिए, किस किस टॉपिक्स पर वो कमिटीज बननी होंगी, वो सारी चीजें इन्होंने यहाँ पर पहले से प्रिपेयर करके रखी थी। मतलब कि आप इलेक्शन जीतो और आपके पास पहले से ही सब कुछ तैयार होगी, फुल स्ट्रेटेजी आपके पास यहाँ पर तैयार होगी। जैसा कि मैंने बताया इस कमिटीज पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन ये कमिटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे ग्रैनविल ऑस्टिन। ओके, उन्होंने कहा इट वाज द कांग्रेस एक्सपर्ट कमिटी दैट सेट इंडिया ऑन द रोड टू हर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। कि ये कांग्रेस एक्सपर्ट कमिटी थी जिन्होंने आज जो हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं ना, इंडिया को उस रास्ते पर लेकर आई थी, वो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट कमिटी थी यहाँ पर। ओके। द कमिटी मेंबर्स वर्किंग विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कैबिनेट मिशन। और कमिटी किस फ्रेमवर्क के अंडर में काम कर रही थी, जैसा कि कैबिनेट मिशन की जो स्कीम थी ना, उसी फ्रेमवर्क में वो काम कर रही थी। याद रखिएगा कि मेड सजेशन टू ऑटोनोमस एरियाज, द पावर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सेंटर, जो सारे पॉइंट्स उन्होंने बोले थे ना कैबिनेट मिशन ने, वो सारे पॉइंट्स पर मद्देनजर रखते हुए ये कमेटी ने अपनी प्रोसीजर यहाँ पर तैयार किया था। इसके बाद कमेटी ने भी एक ड्राफ्ट किया था, एक रिजोल्यूशन ड्राफ्ट किया था, जो कि बहुत आप देखेंगे रिजम्बल करता है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो लेकर आए थे आपके जवाहरलाल नेहरू जी लेकर आए थे। और ऐसे ही एक रिजोल्यूशन कमेटी ने भी ड्राफ्ट किया था। आगे जाके आप देखेंगे जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है, जो आज हम प्रियम्बल पढ़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर सिमिलरिटीज हमें देखने को मिलती है। तो आई होप ये कांग्रेस एक्सपर्ट कमेटी क्लियर हो गई होगी, क्या है कांग्रेस एक्सपर्ट कमेटी और ये क्यों बनाई गई थी कांग्रेस एक्सपर्ट कमेटी। अब क्या है भाई, अब आप देखो यहाँ पर कुछ क्रिटिसिज्म आते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के क्रिटिसिज्म यहाँ पर आते हैं, हर चीज का क्रिटिसिज्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी क्रिटिसिज्म आया। पहला क्या है भाई कि ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। अब इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है क्रिटिक्स के द्वारा इसमें आर्ग्यूड किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी। इसमें जो लोग थे ना वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे लोगों के द्वारा ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी। पहले पॉइंट दिया गया कि इसमें डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे लोगों के द्वारा, और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के द्वारा तो बिल्कुल भी नहीं थे। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होता है बेसिकली आपका एक पर्टिकुलर एज के ऊपर, एक पर्टिकुलर एज के ऊपर के सभी लोग, ठीक है, एक पर्टिकुलर एज के ऊपर के सभी लोग यहाँ पर वोट देंगे, उसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो हमें भी पता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी में जो थे बेसिकली इनडायरेक्टली इलेक्ट मेंबर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स बैठे थे वो बेसिकली प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से बने थे। ये बात तो सही है क्रिटिक्स की कि ये बेसिकली नहीं है, पर इसका अगर आर्ग्यूमेंट देखें तो क्या 1947 में जब ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर रहे थे तो क्या ये पॉसिबल था कि हम उस समय इलेक्शन कराते? आज के समय पर अगर आप इलेक्शन रेशियो जो वोटिंग रेट है वो कितना है, 67% है कहीं पर,
ठीक है, कहीं पर तो 56% है। तो आप ये सोचें आज 2021 में ये रेट है, तो 1947 में क्या लोग समझते और क्या वोट देने आते? और क्या उस समय ये सही होता कि हम पहले इलेक्शन कराएं जब हम खुद ब्रिटिशर्स के अंडर में थे? तो उस समय तो भैया जल्दी ये थी कि ब्रिटिशर से हम जल्दी से जल्दी फ्री हों, है ना, ब्रिटिशर से जल्दी फ्री हों, ना कि ये था कि हम पहले इलेक्शन कराएं। तो अभी इनको कौन समझाए कि ये ऐसा रिप्रेजेंटेटिव बॉडी का मतलब, उन बोलना है तो बोल दिया भाई ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, पर जो आर्ग्यूमेंट है वो सिर्फ मेरा व्यू ऑफ पॉइंट है, जो मुझे ऐसा लगता है। सेकंड क्या है आपको, नॉट अ सॉवरेन बॉडी। अब इसमें क्या किया गया है कि क्रिटिक्स ने यहाँ पे मेंटेन किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो सॉवरेन बॉडी नहीं है, मतलब कि उसके फैसले उसने खुद नहीं लिए थे। वो फैसला जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी ना, उसका जो प्रपोजल्स है ना, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तैयार किया था। आप देखें कैबिनेट मिशन के अंडर में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे, और तभी ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, मतलब कि ये सॉवरेन बॉडी नहीं थी। और साथ ही साथ असेंबली के जितने भी सेशंस होते थे ना, वो परमिशन लेने पड़ते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि भैया आज हमें मीटिंग करनी है, हमें परमिशन दे दो। पर अब मेरा यहाँ पर क्या व्यू ऑफ पॉइंट है, मैं आपको वो बताता हूँ। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि सॉवरेन बॉडी नहीं थी। सॉवरेन बॉडी भाई क्लियरली सॉवरेन बॉडी थी मेरे हिसाब से तो। अब सॉवरेन बॉडी कैसे थी ये? सॉवरेन बॉडी इस हिसाब से थी क्या कि आप देखें, जब इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आया तो उसमें क्लियरली बोल दिया गया था कि पहली बात तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को या फिर ब्रिटिश क्राउन का कोई भी एक्ट, कोई भी वीटो पावर वगैरह नहीं होंगी। इवन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को भी आप यहाँ पर रिपीट कर सकते हो, पहली चीज। और जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी ना, तो वहां पर क्लियरली ये चीज बोल दी गई थी, क्लियरली यहाँ पर एक चीज बोली गई थी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा ना, उसमें ब्रिटिश का इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं होगा, और ब्रिटिश का इंटरफेरेंस हकीकत में बिल्कुल भी नहीं था। अब वो कह रहे हैं कि ये किसके, उनके प्रपोजल्स पे बनी। अब भाई प्रपोजल्स पे क्या बनी भाई, ब्रिटिशर्स हम यहाँ पर हमें कॉलोनीज बनाए रखे थे अपनी, तो अब ब्रिटिशर्स के इस पे प्रपोजल्स पे क्या बनी? ब्रिटिशर्स ने अपनी मर्जी से थोड़ी किया, हम पे कोई एहसान थोड़ी किया है ब्रिटिशर्स ने इस कमिटी को बनाकर, हम पे कोई एहसान थोड़ी किया, फेवर थोड़ी किया है यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने बना के। हमने ब्रिटिशर्स की नाक में दम कर रखा था। जो ब्रिटिशर्स के यहाँ पर स्टील पिलर्स थे, आर्मी वगैरह, वो समझ चुके थे कि अब यहाँ से जाना ही भलाई है। तो उन्होंने कहा इतनी बड़ी कंट्री है भाई, आगे फ्यूचर में काम आएगी, अच्छे रिलेशंस बना के रखो। और यहाँ पर जो वर्ल्ड वार 2 में जब इनके ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर आया, तो उस वजह से इनको छोड़ना पड़ा था। एहसान थोड़ी किया था इनने हमारे ऊपर। तो इस सॉवरेन बॉडी का जो आर्गुमेंट है वो भी मुझे सही नहीं लगा। फिर उन्होंने कहा कि ये टाइम कंज्यूमिंग है। यहाँ पे कहा कि बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा दिया गया है, जबकि अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसमें सिर्फ 4 महीने लगे थे बनने में। यहाँ पर आप देखें बहुत ज़्यादा टाइम लगा हुआ है। इसी तरीके से अब अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन भाई 4 महीने बने हुए थे, पर अमेरिका और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। एक तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ज़्यादा बल्कि है, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ फेडरल के लिए बना था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी कंट्री के लिए बना, सेंटर और स्टेट के लिए बना। ठीक है, इसमें गवर्नेंस के साथ साथ लेजिस्लेटिव क्लॉज भी हैं यहाँ पर। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अमेरिका के पास जब अमेरिका कॉलोनी था ना ब्रिटिश की, तो अमेरिका के पास पूरा जो सेल्फ गवर्नमेंट, बहुत पहले ही सेल्फ गवर्नमेंट अमेरिका को मिल चुकी थी। अमेरिका के पास सारे पावर से ब्रिटिशर्स के पास, अगर आपने ये सब देखना है तो आप मेरी वर्ल्ड हिस्ट्री के जो वीडियो है उसमें जाकर देख सकते हैं, अमेरिकन रिवॉल्यूशन करके, वहां पर ये सारी चीजें एक्सप्लेन्ड है। ठीक है, तो आप इन दोनों को कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। और बात कर रहे हो कि आप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा टाइम लगा, कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन आप देखें तो वहाँ पे तो भाई 2 साल 6 महीने लगे। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 9 साल लगे। मैटर ये नहीं है कि किसको टाइम लगा, आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा है जो शो करता है डेमोक्रेसी को मेंटेन कर रखा है। ओके, तो कितना टाइम लगा वो मैटर नहीं करता है। इसके बाद एक और क्रिटिसिज्म है, जैसे कि नजरुद्दीन अहमद के द्वारा जो कि मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, उन्होंने एक क्रिटिसिज्म दिया था कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी है ना, वो ड्रिफ्टिंग कमेटी है, मतलब कछुए की तरह धीरे धीरे चल रही है, इतना स्लो काम कर रही है। हालांकि ये पॉइंट गलत था, क्योंकि ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी ना, उसके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन था, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना। वहां पर जल्दबाजी करने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। इसके बाद डोमिनेटेड बाय द कांग्रेस। अब इसमें कहा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, ग्रैनविल ऑस्टिन के द्वारा बोला गया है कि ये क्या है भाई, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी वो वन पार्टी बॉडी थी,
और या वन पार्टी मैं बोलूँ वहाँ पर कांग्रेस ही आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ही आपकी कांग्रेस थी, इसमें कोई अंतर नहीं है। अब भाई ये बात तो सही है वैसे कि देखा जाए, पर आप देखो ऐसा क्यों था। ये देखो ये यहाँ पर, ठीक है, ये इलेक्शन हुए यहाँ पर, अब कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, मुस्लिम लीग यहाँ पर चली गई। मुस्लिम लीग ने तो बायकॉट कर दिया था भाई, उसको तो अपना पाकिस्तान 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 चाहिए था, तो भाई उसने इतना दंगा फसाद किए कि उसने पार्टीशन करा ही दिया आखिरकार, ठीक है। अब देखो यहाँ पर यूनिस्ट पार्टी एक सीट, यूनिस्ट मुस्लिम एक सीट, शेड्यूल कास्ट एक सीट, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, कृषक प्रजा पार्टी, अब भाई ये एक एक सीट हैं। अगर ये फोर फ्रंट पर थे, इन्होंने आज़ादी में सबसे ज़्यादा हेल्प किया। अब हम किसको, कम्युनिस्ट पार्टी को करते, जो कि रसिया चला रहा था, सोवियत यूनियन चला रहा था वहां बैठ के, किसको करते हम भाई। तो कांग्रेस ने जब इतनी सारा लोगों ने भरोसा दिखाया था इंडियन नेशनल कांग्रेस पे उस समय, तो भाई वही तो रहेगी ना, ठीक है ना। तो ये डोमिनेटेड बाय द कांग्रेस, ये पॉइंट समझ में नहीं आता भाई। फिर लॉयर एंड पॉलिटिशियन डोमिनेशन, ये बिल्कुल सही पॉइंट है, लॉयर एंड पॉलिटिशियन डोमिनेशन। आप देखें जो कॉन्स्टिट्यूशंस की जो लैंग्वेज है ना, उसमें इतनी ज़्यादा लीगलिटी है कि वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि लॉयर्स के यहाँ पर डोमिनेशन था, ठीक है। दे पॉइंटेड आउट, उसमें कहा गया कि जो अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थे वो सफिशिएंटली रिप्रेजेंटेटेड नहीं थे। अब भाई ब्रिटिशर्स थे, भाई ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे थे, अब ब्रिटिशर्स ने बाकियों की एजुकेशन पर ध्यान नहीं दिया, तो इसमें किसका है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ही पूरा फंड संभाल रहे थे, ब्रिटिशर्स ही एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे थे, तो इसमें इंडियंस की क्या प्रॉब्लम, इंडियंस की तो कोई गलती है ही नहीं। अब डोमिनेटेड बाई हिंदूज, अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या है, वो हिंदू डोमिनेटेड थी। जैसे कि आप देखें साइमन ने बोला है दैट इट इज अ बॉडी ऑफ हिंदूज, और फिर विंस्टन चर्चिल ने भी बोला है कि ये ओनली वन मेजर कम्युनिटी इन इंडिया यहाँ पर थी। अब ये चीज यहाँ देखो आप, कम्युनिटी वाइज अगर हम रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो हिंदू की जो स्ट्रेंथ थी वो 163 थी, ठीक है। और ये स्ट्रेंथ कैसे फिक्स हुई थी, ये ब्रिटिशर्स के द्वारा ही ये स्ट्रेंथ फिक्स की गई थी कि हर 10 लाख पर एक सीट होगी, पॉपुलेशन वाइज रहेगा, तो ये तो चले ही गए। तो भाई अब किसकी पॉपुलेशन हिंदू के बराबर थी, और ये बात कौन कर रहा है, चर्चिल कर रहे हैं, ठीक है। और मतलब कि जिन्होंने पूरा ये क्या किया था यहाँ पर, मोरली मिंटो रिफॉर्म्स लेकर आए, ठीक है, कम्युनिटी पूरा रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर जिन्होंने किया 1909, उसके बाद इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट पहले मुस्लिम्स को दिए, फिर क्रिश्चियंस, फिर एंग्लो इंडियंस, फिर यहाँ तक कि शेड्यूल कास्ट के लिए भी लेकर आ गए थे, वुमेन्स के लिए। तो अब ये कह रहे हैं कि वहाँ पर हिंदू रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी, ओ ठीक है। तो आप समझ सारे होंगे कि ये सारे जो क्रिटिक्स है ना, वो देने थे बेमतलब कि यहाँ पर क्रिटिक्स इनको यहाँ पर देने थे। यहाँ पर मैंने आपको अपना भी व्यू ऑफ पॉइंट दिया, एक दोनों अब बैलेंस व्यू आपके पास है यहाँ पर, आप उसको देख सकते हैं। सेकंड, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि मुझे लगे कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, एलिफेंट था, याद रखिएगा, एलिफेंट वाज एडॉप्टेड एज अ सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे ना कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, लीगल एडवाइजर सर बी एन राव थे, याद रखिएगा, सर बी एन राव। सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कौन थे, एच वी आर आयंगर आपके सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। फिर एस एन मुखर्जी वाज द चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, एस एन मुखर्जी, ओके। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये कैलीग्राफर थे कॉन्स्टिट्यूशन के, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन आपका जो इटैलिक लैंग्वेज स्टाइल में लिखा हुआ था ना, वो इन्होंने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। फिर उसको जो डेकोरेट किया गया था, उसको डेकोरेट किया गया था, ओरिजिनल वर्जन को वो डेकोरेट किया गया था बाय आर्टिस्ट फ्रॉम शांति निकेतन, इंक्लूडिंग नंदलाल बोस और बिहार राम मनोहर सिन्हा, ठीक है। तो नंदलाल बोस और बिहार राम मनोहर सिन्हा का भी नाम याद रखिएगा। राम मनोहर सिन्हा, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से उसको सजाया, बेसिकली जो ओरिजिनल प्रियम्बल था, और जो कि कैलिफाइड किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा इसको कैलिफाइड किया गया था। हिंदी वर्जन की अगर हम बात करते हैं, तो जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो बसंत कृष्ण बैद के द्वारा लिखा गया था, और इसको सजाया गया था नंदलाल
बॉस के द्वारा ये सजाया गया। तो ये सारे पॉइंट्स आप देख सकते हैं, जो ये 8 पॉइंट्स दिए हैं बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल हैं और स्टेटमेंट के रूप में आपसे इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अभी बात कर लेते हैं हिंदी टेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है यहाँ पर। अब जब हिंदी टेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो आप समझेंगे कि जब हिंदी टेस्ट जो था बेसिकली वो ओरिजिनली तो था नहीं आपका, ओरिजिनली तो हिंदी टेस्ट यहाँ पर इंक्लूड ही नहीं किया गया था, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। लेकिन ये 1987 में ऐसा लगा कि एक हिंदी टेस्ट भी, हमारी जो लैंग्वेज है वो हिंदी है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी हिंदी लैंग्वेज में होना चाहिए। तो वहाँ पर क्या किया गया, एक कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आए, अमेंडमेंट लेकर आए, 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1987, याद रखिएगा 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1987 यहाँ पर ये लेकर आए। उसमें क्या हुआ, एक नया आर्टिकल डाला 394A अंडर पार्ट 22। सो 394A अंडर पार्ट 22 याद रखिएगा, ठीक है, 394A अंडर पार्ट 22। अब यहां पर देखिएगा आप, एक मिनट, ये है 394A आर्टिकल क्या कहता है, ऑथोराइज टेस्ट इन द हिंदी लैंग्वेज। जो वो टेस्ट है ना उसको हिंदी लैंग्वेज में यहाँ पर किया गया, ठीक है। तो ये है 394A अंडर पार्ट 22। तो आपके पीसीएस में डायरेक्ट आर्टिकल्स पूछे जाते हैं, उसके लिए आपका ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है द प्रेसिडेंट सेल कोस्ट टू द पब्लिश अंडर हिज अथॉरिटी। जो कॉन्स्टिट्यूशन अब पब्लिश होगा हिंदी में वो प्रेसिडेंट अपने अंडर में उसको लेकर करेगा, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को ट्रांसलेट किया जाएगा हिंदी लैंग्वेज में, और जो मॉडिफिकेशन होगा इसमें विच आर नेसेसरी टू ब्रिंग इट इन कंफर्मिटी विद द लैंग्वेज स्टाइल एंड टर्मिनोलॉजी अडॉप्टेड इन द ऑथोरेटिव टेस्ट ऑफ द सेंट्रल एक्ट्स इन हिंदी कैन बी मेड इन इट। तो जो अब कॉन्स्टिट्यूशन आपका जो इंग्लिश में बना हुआ है ना, उसकी जो लैंग्वेज स्टाइल वगैरह जो टर्मिनोलॉजी वगैरह होंगी ना, वो अब हिंदी में ट्रांसलेट की जाएंगी। और जो ट्रांसलेशन होगा उसका आप ये ध्यान रखना है आपको कि जो ट्रांसलेशन होगा उसमें जो इंग्लिश में मीनिंग निकलना है ना, सेम मीनिंग आप देखेंगे, सेम मीनिंग आपका निकलना चाहिए हिंदी में। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये जिम्मेदारी होगी प्रेसिडेंट की कि उसको फिर से ट्रांसलेट करवाया जाए, उसमें फिर से काम करवाया जाए। ये जिम्मेदारी प्रेसिडेंट को यहाँ पर दी गई थी। साथ ही साथ इसमें बोला गया है कि अब जितने भी अमेंडमेंट होंगे, ओके, द ट्रांसलेशन इन हिंदी ऑफ एवरी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड इन इंग्लिश। अब जितने भी अमेंडमेंट अगर आप करते हैं तो वो सारे ट्रांसलेट होंगे अब हिंदी में भी, ओके। तो याद रखिएगा। और यहाँ पर क्लियरली यहाँ पे बोला गया था कि अब कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिकली आपका इंग्लिश में है वो अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका होना चाहिए। उसकी जो मीनिंग्स है वो कैसी होनी चाहिए, वो भी आपकी सेम मीनिंग्स यहाँ पर होनी चाहिए। तो ये आपको याद रखिएगा 394A। 394A आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसके तहत आप याद रखिएगा 394A। इसके बाद यहाँ पे वही है, टेबल के फॉर्म में सीट्स दिखाई गई हैं 389 टोटल पहले सीट्स थी, 290 293 प्रिंसली स्टेट्स को, 4 कमिश्नर्स प्रोविंसेस को यहाँ पर सीट थी। ये टेबल मैं आपको बता ही चुका हूँ यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर किस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से कहाँ से कितने मेंबर्स आए हुए थे, तो ये कुछ ऐसा खास नहीं है। पहला सेशन कब हुआ, दूसरा सेशन, ये सारे सेशन हैं, ये भी कुछ खास आपके यहाँ पे नहीं है। जो मैंने आपको बताया था ना कि कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा टाइम लिया, तो आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए मैंने आपको बताया था 9 साल लिए, कनाडा ने 2 साल 6 महीने लिए। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया ने सबसे ज़्यादा टाइम लिया, तो इंडिया के बराबर या इंडिया से ज़्यादा भी कई देशों ने यहाँ पर काम लिया। सो ये क्या है आपका 393 आर्टिकल्स देख लेते हैं। 393 क्या कहता है, शॉर्ट टाइटल, 394 कमेंसमेंट, 394A ऑथोरेटिव टेस्ट इन द हिंदी लैंग्वेज एंड 395 रिपील्स। तो ये चारों आपको याद होने चाहिए, यहाँ पे पूछ सकते हैं पेपर में, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैबिनेट मिशन जो है आपका 3 मेंबर्स था, पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रेप्स और AB अलेक्जेंडर। ये 24 मार्च 1946 को इंडिया में आई थी और अपना जो प्लान इन्होंने पब्लिश किया था वो 16 मई 1946 को इन्होंने अपना प्लान यहाँ पर पब्लिश किया था, ठीक है। सो ये पॉइंट आप देख सकते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने लिमिटेड फ्रेंचाइजीज ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स, प्रॉपर्टी एंड एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड की थी, ठीक है।
तो यही सारे पॉइंट्स हैं, आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और गाइस अगर वीडियो पसंद आती है, ये देखो पार्ट 22 जो मैं बता रहा था, पार्ट 22 इज एंटाइटल्ड एज शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट ऑसिलेटिव टेस्ट हिंदी एंड रिपील्स 393, 394, 394A एंड 395, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, पार्ट 22 क्या कहता है। एंड गाइस मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को, ओके। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और कुछ नहीं करना है, इसको शेयर ही तो करना है यार, कर दो प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो। एंड थैंक यू सो मच।